नाउ अब हम मूव करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन से होते हैं कि या तो उसमें कैरियर प्रोटीन की नीड होगी या फिर उसमें एटीपी की नीड होगी। सो सबसे पहले हम उठाते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट तो है आपके फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो अब बेसिकली मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पर दे नीड कैरियर प्रोटीन, कैरियर ले जाने वाला कोई प्रोटीन चाहिए इनको, ठीक है, दे नीड अ कैरियर प्रोटीन। अब यहां पर 2 टाइप्स को हमने यहां पर इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से हो, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। डिफ्यूजन किसकी वजह से होगा, कैरियर प्रोटीन। मान लीजिए ये कोई सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट है जो बेसिकली क्या बना रहा है, एक चैनल, इट फॉर्म्स अ चैनल, इट फॉर्म्स अ चैनल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या अमीनो एसिड है, व्हाटएवर जितने भी जो सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, यहां से ट्रांसफर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन्स। ये यहां से ट्रैवल करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड और इट कैन बी इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर। इट इज अ डिफ्यूजन एंड इट इज अ डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। यहां पर कोई एटीपी की नो नीड ऑफ एटीपी, बट यहां पर क्या चाहिए, यहां पर कैरियर प्रोटीन चाहिए। दिस इज द कैरियर प्रोटीन, दिस इज द कैरियर प्रोटीन है और ये क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स अ चैनल और जिसकी वजह से सब्सटेंस यहां से ट्रैवल करके मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज एंटर करता है आरबीसी एंड लिवर सेल्स में। जैसे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ग्लूकोज को ले जाने वाले ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। देयर आर, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं ग्लूट। क्या कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं ग्लूट कहते हैं। दीज आर 1 2 3 4 5 टाइप्स के ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और भी होते हैं बट आपको ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और दे फॉर्म अ चैनल, ओके। सो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के बाहर और आउटसाइड द सेल, वो जनरली किस पर बेस्ड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर, जो मेजर, जो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी इज व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो used as a source of energy,
ठीक है, यहां पर क्या यूज किया जाता है, एटीपी यूज की जाती है, साथ ही साथ कैरियर प्रोटीन यहां पर भी है। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बाकी जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि सब्सटेंस के अंदर ही क्या प्रोसेस था, सब्सटेंस खुद काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर हमेशा जो मूवमेंट है, यहां पर जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, हमेशा हाई टू लो होता है। यहां पर जो मूवमेंट होता है हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि इफ सब्सटेंस अगर हाई कंसंट्रेशन से है, हाई कंसंट्रेशन होगा तो हाई से लो की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि लो से हाई की तरफ भी आ जाए। ठीक है, अब यहां पर दूसरा बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि यहां पर हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ substance along the gradation, along the concentration gradient as well as against the concentration gradient. यहां पर जो मूवमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे जो खास बात क्या है कि यहां पर एटीपी यूज हो रहा है, एज वेल एज यहां पर जो मूवमेंट है अलोंग द ग्रेडिएशन, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होता ही है, लेकिन साथ साथ यहां पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होगा। जैसे मान लीजिए पहले यहां पर 50 थी कंसंट्रेशन और यहां पर 10 थी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर क्या हो गई, ये 25 हो गई और यहां पर भी क्या हो गई, 25 हो गई। ठीक है, पहले क्या थी 50, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं अगेन। अब ये कहां आ गई, यहां से मूव करते करते अब ये कहां पहुंची, 25 होगी और ये भी 25 होगी, इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये जब इक्वल हो जाता है तो मूवमेंट नहीं होता है। सो अब यहां पर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहां पर 20 है और यहां पर क्या हो गया 30, यहां पर सब्सटेंस कितने हो गए, 20 एंड 30 हो गए। अब यहां पर मान लीजिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, यहां पर 20 और अब यहां पर 30 हो गए। अब ये ग्लूकोज सारे के सारे कहां जाने चाहिए, सेल के अंदर जाने चाहिए, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, ये सारे के सारे सेल के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, अब कुछ ग्लूकोज जो थे वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करके चले गए, लेकिन कुछ ग्लूकोज जो हैं अब जो बचे हैं यहां पर अब कंसंट्रेशन बाहर कम है। देखिए ये सेल है और इस सेल के बाहर यहां पर पहले 10 थे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और यहां पर 50 थे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, कुछ चले गए अंदर, तो अब कितने बचे 30 और यहां हो गए 20, अब कितने हुए 20 और अब यहां पर कितने हो गए 20 एंड 30। ठीक है, अभी भी ये जो बचे हुए ग्लूकोज 20 है ये सारे के सारे सेल के अंदर जाने चाहिए, तो अब ये कैसे जाएंगे, यहां पर तो हायर कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या होगा कि एनर्जी का इनपुट किया जाएगा। अब यहां पर हम एनर्जी का यूज करेंगे और वो एनर्जी का यूज करके सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो अंदर चला जाएगा। 50 का 50 ग्लूकोज है वो कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। सो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर जो ट्रांसपोर्ट है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होता ही है, साथ ही साथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, यहां पर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है जो कि हर सेल में प्रेजेंट होता है। उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बेसिकली पंप होते हैं और उसमें सबसे कॉमन पंप जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सेल को मेंटेन करने के लिए, सेल के सेलुलर मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। अगर ये किसी वजह से ये हमारा काम ना करे तो दूसरे काम भी नहीं होंगे, सेल के दूसरे काम भी, दूसरे प्रोसेसेस भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये बेसिकली क्या करते हैं, सेल को मेम्ब्रेन, पोटेंशियल मेम्ब्रेन को, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करते हैं, सेल की रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे। सॉल्ट कंसंट्रेशन को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। हम पढ़ेंगे या आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, यूरिन फॉर्मेशन के लिए सॉल्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अगर सॉल्ट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वहां पर पानी भी एब्जॉर्ब, अगर पानी को एब्जॉर्ब करना है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। अगर बॉडी में पानी ज्यादा है तो उसे क्या करना है, हमें एक्सक्रीट आउट करना है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। अगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है तो वहां पर वाटर भी मूव करेगा। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन फूड पार्टिकल्स का जब डाइजेशन हो जाता है और जब फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कराना होता है तो वहां पे भी सोडियम पोटेशियम जो है पंप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट हो चाहे अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट हो, जितने भी मटेरियल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, उनको जब सिंपलीफाइड फूड में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उस एब्जॉर्प्शन के लिए भी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, सिंपली लैंग्वेज में हम कहते हैं सेल ईटिंग। क्या कहेंगे, सेल ईटिंग, और या फिर हम इसे फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं, और एक्सोसाइटोसिस को कहते हैं हम सेल ड्रिंकिंग, सॉरी सेल वॉमिटिंग। एक्सोसाइटोसिस को कहते हैं सेल वॉमिटिंग। एंडोसाइटोसिस जो है बेसिकली सेल ईटिंग है, और सेल वॉमिटिंग जो है उसे हम एक्सोसाइटोसिस, ये तो जनरल नेम्स है। ठीक है, अभी तक हमने जो ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, बायोलॉजिकल, फिजिकल, और उसमें भी हमने मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ा। तो इनमें हमने देखा कि जो सब्सटेंस हैं वो बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जैसे कि ग्लूकोज है, C6H12O6, ये अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको ट्रैवल कराना अक्रॉस द मेम्ब्रेन इट इज मच थोड़ा इजी है। लेकिन अगर यहीं पर कोई प्रोटीन आ जाए तो उनका साइज तो बहुत ही बड़ा होता है, कोई लिपिड आ जाए उसको मूव कराना हो तो क्या करेंगे, प्रोटीन आ जाए, लिपिड आ जाए, या दूसरा कोई सब्सटेंस आ जाए, मान लीजिए हार्मोन्स आ जाए, जो कि जिनका साइज बड़ा है और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करें, तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, 23 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में मिलते हैं। 23 टाइप्स ऑफ होते तो और भी बहुत सारे हैं,
लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो 23 टाइप्स ऑफ दी अमीनो एसिड्स है, उसमें भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आ जाते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं जानना है फिलहाल। सो दीज आर द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बने हुए रहते हैं? अमीनो एसिड। लिपिड है, फैट फॉर्म है, फैट बॉडी। हार्मोन जो है वो लिपिड का भी बना हो सकता है, प्रोटीन का भी बना हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके लिए मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस। बल्कि अब ये क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस पढ़ेंगे। ओके, सो हम एंडोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं। एंडोसाइटोसिस जो है, एंडोसाइटोसिस जब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ग्लूकोज, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, जैसे कि अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये जो छोटे छोटे कोई सॉल्ट है, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी मिनी और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये इजीली क्या कर पाते हैं? ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि कोई बड़े बल्कि सब्सटेंस हो, जैसे कि प्रोटीन है, मान लीजिए प्रोटीन जो है बहुत ही बल्कि सब्सटेंस होता है। लिपिड है यानी कि फैट, ये क्या होता है? बल्कि सब्सटेंस होता है। ओके, एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मान लीजिए कोई विटामिन है या फिर और जो अदर सब्सटेंस हो सकते हैं, विटामिन है, हार्मोन है, दीज आर द बल्कि सब्सटेंस। अब इन सब्सटेंस ये जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म है, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है व्हेन कोई सब्सटेंस क्या होगा? अंदर, सेल के अंदर एंटर करेगा, एंटर्स द सेल। ओके, सो बेसिकली एंडोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ओके, सो एंडोसाइटोसिस जो है यहां पर, इसे हम क्या कह रहे हैं? फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। और ये प्लांट सेल में एब्सेंट इन द प्लांट सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। ओके, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम पढ़ेंगे अभी प्रोसेस के साथ, जब हम एंडोसाइटोसिस को समझ जाएंगे। सो एंडोसाइटोसिस जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला है पिनोसाइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज phagocytosis. So basically when cell enters करती है, सब्सटेंस जब एंटर करता है सेल में तो वो 2 फॉर्म में हो सकता है। पहला तो है लिक्विड फॉर्म में और दूसरा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड एंड द सॉलिड फॉर्म में। सो बेसिकली पिनोसाइटोसिस जो है वो लिक्विड सब्सटेंस को एंटर कराता है। लिक्विड सब्सटेंस जब एंटर करता है, एंटर्स इनटू द सेल, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। बेसिकली ऐसा लगता है सेल ड्रिंकिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में? सेल इज ड्रिंकिंग, जब वो कोई लिक्विड फॉर्म ले रही हो। अब यहां पर जो प्रोसेस होता है बेसिकली, अब आप अभी मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोसेस कैसे होता है। फैगोसाइटोसिस है अगर कोई सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ओके, सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हेन एंटर्स इनटू द सेल इट इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। इसे हम कह सकते हैं सेल ईटिंग। ओके, सो ये है फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस।
अब ये बेसिकली करते क्या है, जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, बाहर कोई फूड पार्टिकल है, अब वो चाहे लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है। अब अगर यहां पर ये क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट होती है, क्या होती है, इन्वेजिनेट होती है। इन्वेजिनेट का मतलब होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। और ये जो फूड पार्टिकल हमने बनाया है, ये फूड पार्टिकल यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है एंड ये इसके सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ एक वेसिकल फॉर्म कर लेता है, देखो, और ये पिंच ऑफ हो जाता है। देखो ये फूड पार्टिकल है और अल्टीमेटली ये यहां पर क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। ये यहां पर पिंच ऑफ हो गया, ये ब्लू कलर से सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर फूड पार्टिकल है और ये बन गई फैगोसोम, इसे हम कहते हैं, ये बेसिकली वेसिकल फॉर्म कर लिया इसने और अंदर क्या हो गया, अंदर इसने किसको कैद कर लिया, फूड को, ठीक है। और इस वेसिकल को हम कहते हैं फैगोसोम, इसे हम क्या कहते हैं, फैगोसोम। बेसिकली ये क्या कर लेती है, एक तरह से सूडोपोडिया बना लेती है इन्वेजिनेट होकर के, और क्या करती है, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेती है इन्वेजिनेट होकर के। तो बेसिकली यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, फूड पार्टिकल को इनटेक कर रही है। तो इसे हम कहते हैं सेल ईटिंग। और यही अगर लिक्विड फॉर्म की बात हो तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे सेल ड्रिंकिंग, ओके। सो इसे हम कहते हैं, और अगर यहाँ पर अगर ये सॉलिड है तो हम इसे कहेंगे फैगोसोम, और अगर यही अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, लिक्विड फॉर्म में हम उसे कहेंगे पिनोसोम, उसे हम कहेंगे पिनोसोम कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आपका कंप्लीट हो गया एंडोसाइटोसिस, ओके। अब मान लीजिए अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं। एक्सोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, सेल्यूलर वॉमिटिंग, इसे हम कहते हैं सेल्यूलर वॉमिटिंग भी कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस देख रहे हैं। एक्सोसाइटोसिस को हम क्या कर रहे हैं, सेल्यूलर वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली एक्सोसाइटोसिस में होता क्या है, मान लीजिए कि कोई सेल है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को उसे बाहर सीक्रेट आउट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हार्मोन है, कोई उसने प्रोटीन बनाया, कोई उसने लिपिड फॉर्म किया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सेलुलर वॉमिटिंग यानी कि एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। जैसे कि हार्मोन है एंड सम अदर सब्सटेंस, हार्मोन है, विटामिन्स हैं, अगर इसको बाहर एक्सक्रीट आउट करना हो तो ये प्रोसेस यूज में होता है। अब यहां होता क्या है कि यहां पर ये सेल है सेम, ठीक है, ये सेल इसको एक्सक्रीट आउट होना है तो यहां अंदर ही कोई वेसिकल बनेगी, ठीक है, अंदर ही कोई वेसिकल बनी, ठीक है, वो यहां पर मूव करती हुई सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होने पर क्या होगा, ये देखिए मान लीजिए कोई वेसिकल है, ठीक है, और फ्यूज होने पर क्या होगा कि यहां से ये इस फॉर्म में ये जो है इसी के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी। वेसिकल की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये जो मटेरियल है बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। हार्मोन्स के साथ साथ अदर सब्सटेंस में क्या आ जाता है, जैसे कोई अनडाइजेस्टेड फूड हो, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हो, कोई पैथोजन हो, पैथोजन मतलब फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे किसी काम का फॉरेन पार्टिकल हो, तो कौन सा प्रोसेस होता है, सेलुलर वॉमिटिंग। जो सेल के काम का नहीं हो
या तो ऐसा हो सकता है उसके काम का नहीं हो तो भी वो बाहर कर देगा, और कोई काम का हो, किसी दूसरी सेल को पहुंचाना हो तो भी प्रोसेस क्या होगा, सेल एक्सोसाइटोसिस, सेलुलर वॉमिटिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या था, वो हमने पढ़ा है अभी सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है, रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल मेम्ब्रेन का शेप मेंटेन करना, और क्या करना, शेप के साथ साथ प्रोटेक्शन देना बाहर के एनवायरनमेंट से, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड विद द, और साथ ही साथ सेल रिकॉग्निशन। अब हमने यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एंडोसाइटोसिस है या फिर एक्सोसाइटोसिस जो है, बेसिकली एंडोसाइटोसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों है? अब मैंने अगर आपको यहाँ बताया, आपने अगर थोड़ा सा गौर किया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या हो रही है, वो अपना शेप चेंज कर पा रही है। देखो यहाँ पर शेप चेंज कर रही है ना, शेप चेंज करने की वजह से ये क्या कर पा रही है, ये जो फंक्शन है परफॉर्म कर पा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों कर पा रही है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इसके बाहर कोई अदर मेम्ब्रेन या अदर कवरिंग नहीं है जो कि इसको क्या करे, प्रिवेंट करे सेल शेप को चेंज करने में। लेकिन प्लांट्स के अंदर प्लांट शेप जो होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, वो एकदम रिजिड होती है प्लांट सेल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, सेल के शेप को मेंटेन करके रखती है, ऑलवेज चेंज नहीं होने देती। सेल वॉल क्या करती है, प्रिवेंट द चेंज इन शेप, चेंज इन शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो दैट्स वाई ये प्रोसेसेस जो हैं, जहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, मूवमेंट भी कर रही है, अपना शेप चेंज कर रही है, तो वो वहां पर सेल वॉल की वजह से पॉसिबल नहीं होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप रिवाइज करिए, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सर ने दिए हैं, नोट्स भी दिए हैं, आप उनको पढ़िए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर एप्लीकेशन। आपको जो ऐप है, द्रोणा ऐप है, उससे आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करके अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।